नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से पाठ लखनवी अंदाज। बच्चों, जैसा कि इस पाठ से ही स्पष्ट है, लखनवी अंदाज यानी कि लखनऊ के नवाब के बारे में बात की जा रही है। जैसा उनका ठाट बाट था हुआ करता था, तो उसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। ठीक है, लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। तभी उनका परिचय सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उनके संपर्क से वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लेने लगे। धीरे धीरे उनका जो झुकाव था वो मार्क्सवादी चिंतन की ओर होता चला गया और सन 1976 में उनका देहांत हो गया। इन्होंने प्रमुख कहानी संग्रह किए थे जिनका नाम है ज्ञानदान, तर्कता, तूफान, पिंजरे की उड़ान, दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि। और कुछ उपन्यास भी लिखे जिनमें से मुख्य थे झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात वगैरह वगैरह। इन्होंने काफ़ी रचनाएं की और जिनमें भाषा शैली इनकी बहुत ही सहज रही है। और इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उनमें स्वाभाविक और सजीव चित्रण किया है और ख़ास तौर पे व्यंग के माध्यम से अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। और व्यंग के माध्यम से जब प्रस्तुत उन्होंने किया तो बिल्कुल वो सार्थक सी एकदम सजीव दिखाई पड़ती हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ के बारे में कि लखनवी अंदाज में लेखक यशपाल जी ने जो लखनऊ के नवाब हैं उनकी जीवन शैली को किस तरह से दर्शाया है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। यहाँ पर लेखक, जो मुफस्सिल का मतलब होता है कि जो केंद्रीय स्थान होता है उसके आसपास के जो स्थान होते हैं, यानी कि ट्रेन जहाँ से छूटने वाली थी जैसे कि स्टेशन और स्टेशन के आसपास वाली जो जगह है उसके लिए कहा गया है मुफस्सिल। बच्चों, एक बात और मैं बता देना चाह रही हूँ कि इस पाठ में उर्दू के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ये तो यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है कि बिल्कुल ट्रेन चलने ही वाली थी, यानी कि जैसे सीटी देती है तो वो सबको बुला रही होती है। जब भी वो ट्रेन का हॉर्न बजता है तो इसका मतलब वो चलने वाली है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। मतलब उस समय जो है 3 क्लास हुआ करते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो सेकंड क्लास का जो टिकट हुआ करता था वो महंगा होता था और आम आदमी के लिए उसमें जाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। ठीक है, तो लेकिन उसमें आराम से लोग जाया करते थे। तो लेखक ने सोचा कि सेकंड क्लास में मैं चला जाता हूँ, वहाँ पर भीड़ भी कम होगी और मैं एकांत में नई कहानी के बारे में आराम से सोच सकता हूँ और साथ ही खिड़की से बाहर जो प्राकृतिक दृश्य है, नेचुरल जो सीन है, उनको भी मैं देख सकता हूँ, जो कि जो थर्ड क्लास वाले डिब्बे में इतना संभव नहीं हो पाएगा। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर दौड़कर लेखक उसमें चढ़ गया। लेकिन जैसा कि उसने सोचा था कि डिब्बा खाली होगा, मैं आराम से कहानी सोचूंगा, वैसा नहीं था। डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। यानी जो लखनऊ के नवाब थे वो एक बर्थ पर उस डिब्बे में बैठे हुए थे और उन्होंने बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और पालती मारे बैठे थे वो एक बर्थ पर। और उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में अचानक यूँ लेखक के आ जाने से जो वो सज्जन थे, यानी लखनऊ के जो नवाब थे, उनकी आंखों में बिल्कुल वैसा ही विघ्न दिखाई दे रहा था, असंतोष दिखाई दे रहा था कि जैसे उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सोच की चिंता में हो। लेखक सोचने लगा कि यहाँ अकेले बैठे हैं, शायद ये भी कोई कहानी सोचने के लिए आए होंगे जैसे मैं आया हूँ, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हूँ। या फिर लेखक जो मन ही मन सोचने लगा कि इस तरह से ये लखनऊ के जो नवाब हैं, इस तरह से ये बैठे हैं पालती मारे, या तो ये मेरी तरह कहानी सोचने आए हैं या फिर खीरे जैसी छोटी सी वस्तु। ठीक है, अपदार्थ से यहाँ पर मतलब है तुच्छ वस्तु, छोटी सी वह वस्तु मैंने देख ली है। ठीक है, कि ये उसे खाने जा रहे हैं, इसलिए ये मतलब संकोच महसूस कर रहे हूँ, ऐसा लेखक ने सोचा।
नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति से मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो सामने वाले को लगता है चलो हमारा सफ़र अच्छा कटेगा, हमारा जो है वक्त गुजारने के लिए, कोई बातचीत करने के लिए कोई व्यक्ति आ गया। लेकिन नवाब साहब से देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके अंदर कोई भी उत्साह दिखाई नहीं दिया कि कोई आया है। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मतलब लेखक ने भी मतलब आंखें चुरा ली। जब नवाब साहब ने कोई भाव नहीं दिया तो उन्होंने भी ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई बात करने में, उन्होंने भी अपनी आंखें घुमा ली, दूसरी तरफ देखने लगे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब लेखक यहाँ पर ये सोचने लगा, जब कोई आदमी खाली होता है तो कुछ ना कुछ वो सोचने लगता है, हर मनुष्य की आदत होती है। तो वैसे ही लेखक भी यहाँ पर सोचने लगा कि आखिर इन्हें असुविधा और संकोच मतलब किस वजह से हो रहा है। तो वो अपना अपना अनुमान लगाने लगा कि मतलब किस तरह से हो रहा। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो नवाब थे वो किस तरह से अपनी नवाबी दिखाना चाह रहे हैं, यानी दिखावटी दिखावा करना चाह रहे हैं वो। अब ये सब बातें जो है लेखक सोच रहा है कि नवाब साहब को मैंने देख लिया है कि जो है मिडिल क्लास में वो सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए वो संकोच कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि आमतौर पर सेकंड क्लास का जो टिकट खरीदा जाता है वो अकेले यात्रा करने के लिए खरीदा जाता है। वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब लेखक बार बार सोच रहा है कि उनके संकोच का ये भी एक कारण हो सकता है कि अब वो खीरे जैसी छोटी वस्तु हमारे सामने आए तो हो सकता है उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही हो। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से मतलब चोरी छुपे, आँख के किनारे से देखना, मतलब छिपी छिपी नज़रों से देखना उसे कहते हैं। तो लेखक जो है ऐसे नवाब साहब को देख रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, यानी कि उन्हें मतलब लेखक से बोले, नवाब साहब आदाब और जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। यहाँ पर पूरी तरह से उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि साहब आप भी खीरे लीजिए खाने के लिए। नवाब साहब का सहसा यानी अचानक जो भाव परिवर्तन जो हुआ वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लेखक ने भांप लिया अब शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक यहाँ सोच रहा था कि अचानक से ऐसे उन्होंने जो पूछा तो वो तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन लेखक समझ गया कि अपनी जो है शराफत दिखाने के लिए, यानी कि मैनर्स दिखाने के लिए मेरे जैसे मामूली लोगों को मतलब मुझे भी उन्होंने मामूली समझ लिया है, ऐसे मामूली सा समझ कर जो इस तरह से ये पूछ रहे हैं। लेकिन लेखक भी कम नहीं था, उसे भी अपने आत्मसम्मान का पूरा ख्याल था। तो आत्मसम्मान पर गौर करते हुए लेखक ने भी जवाब दिया, शुक्रिया कि भला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया। खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। ठीक है, नवाब साहब ने खिड़की से बाहर देखकर और पूरे निश्चय के साथ, ठीक है, खीरों के नीचे तौलिया झाड़ कर बिछा लिया। फिर सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया बड़े इत्मीनान से। मतलब अपने नवाबी ठाड़ वाड़ वो दिखाना चाह रहे थे लेखक को, इसलिए ये सारी हरकतें वो कर रहे थे। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। आमतौर पर हम लोग भी करते हैं, जब खीरा काटते हैं तो उन्हें ऊपर का हिस्सा काट कर उसके झाग निकाल लेते हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाँकों को वो करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से मतलब लाइन से उन्होंने खीरों की जैसे 4 हिस्से किए, ठीक है, और उसे लाइन से तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। ठीक है, लेखक यहाँ पर बता रहा है कि लखनऊ में जो खीरा बेचते हैं वो खीरे के साथ साथ जो है मसाला भी उसके साथ दे देते हैं पुड़िया में, ताकि जो है खीरा जो खाए वो पूरा मतलब खीरे का स्वाद अच्छी तरह से ले सके। आगे देखते हैं बच्चों नवाब साहब ने फिर क्या किया।
नवाब साहब ने बहुत ही करीने से यानी लाइन से खीरों की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च का जो है बुरक दी उसके ऊपर। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे के रसा स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी जिस तरह से वो जो है नमक में डाल रहे थे तो उस तरह से बिल्कुल साफ पता चल रहा था जो उनके हृदय से भाव जो निकल रहे थे। जबड़ों के स्फुरण, मतलब जबड़ों का स्फुरण का मतलब होता है हिलना। बच्चों, जब कोई ऐसी चीज़ चटपटी हमारे सामने आती है तो अनायास ही हमारा मुंह थोड़ा सा हिलने लगता है और हमारे मुंह में थोड़ा पानी जैसा आ जाता है, सलाइवा इकट्ठा हो जाता है खाने के लिए। तो वैसे ही नवाब साहब के जो भाव थे तो उससे ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह में जो है पानी आ रहा है खीरों का जो है स्वाद लेने के लिए, जो उसकी कल्पना से ही वो जो है उत्तेजित हो रहे थे। ठीक है, प्लावित का मतलब होता है पानी भर जाना। यानी जिस तरह से वो खीरों पर नमक जो डाल रहे थे, जो भी मसाला था वो डाल रहे थे, उससे सिर्फ डालने भर से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। कहने का मतलब ये है, हम कनखियों से यानी चोरी छिपे देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। ठीक है, लेखक मनी मन चोरी छुपे देखते हुए सोच रहा था कि रईस बनने का ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपनी असलियत जरूर दिखाएंगे। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक की तरफ देखा, फिर पूछा देखते हुए, वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बच्चों, बालम खीरा बहुत प्रसिद्ध होता है। खीरा होता है एक बालम खीरा। बालम खीरा ज़्यादातर दवाइयों के लिए प्रयोग होता है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद भी होता है हमारे लिए, और ज़्यादातर पहाड़ी एरियो में मिलता है ये। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। यहाँ लेखक अपने लिए कह रहा है कि जिस तरह से जो ताजे खीरे जो पनियाती यानी कि पानी जैसा मतलब हो गया था रसीला। पनियाती का मतलब रसीली चीज़ को बोलते हैं। उसकी फाँकें देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन लेखक इनकार कर चुका था तो दोबारा फिर कैसे कहता। अब तो उसकी आत्मसम्मान की बात थी तो आत्मसम्मान तो उन्हें निभाना ही था। तो लेखक ने यही समझा कि अपना आत्मसम्मान बनाए रखने में ही जो है फ़ायदा है। पहले मैंने मना कर दिया, अब अगर मैं हाँ कर दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए लेखक ने मना कर दिया, जी शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, यानी कि इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा कहते हैं बेटा मतलब अमाशय को यानी पेट को। ठीक है, पेट से ही मतलब है यहाँ कि भला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब साहब ने मतलब बड़ी संतुष्टि भरी नज़रों से खीरों की फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वासी यानी बहुत लंबी सांस ली खिड़की के बाहर दिखते हुए, और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और फांक को बड़े उसे सूंघा, जैसे कि हम खाते समय स्वाद लेते हैं वैसे ही उन्होंने खीरे की फांक को सूंघकर उसका स्वाद लिया। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद लीं। बच्चों, जब भी हम किसी चीज़ का आनंद लेते हैं तो हमारी आंखें अनायास ही बंद हो जाती हैं। तो ऐसा ही नवाब साहब के साथ भी हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली मतलब स्वाद में। ठीक है, मुंह में पानी भर आए, मुंह में पानी का घूंट गले से उतर गया। पानी का घूंट का मतलब या पानी से नहीं है, मतलब जो पानी मुंह में आ रहा था, सलाइवा जो बन रहा था वो जो है गले से नीचे तो उनके उतर गया। होता है क्या, अक्सर ही होता है कि किसी खट्टे चीज़ को देख के या चटपटी चीज़ को देखकर जो है हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम उसे जो है गले से नीचे फिर उतार लेते हैं। वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर वो फेंकते गए। ऐसा किया नवाब साहब ने कि एक एक फांक को उन्होंने उठाया और सूंघा और बड़े उसे जो है अपने स्लाइबा को गलगले से नीचे उतारा, जैसे वो वाकई में खा रहे हों, लेकिन खा नहीं रहे थे। वो केवल सूंघने से ही उसका रसा स्वादन कर रहे थे, यानी उसकी स्वाद ले रहे थे सिर्फ कल्पना से ही। और एक एक फांक को उठाकर खिड़की के बाहर वो फेंकते जा रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। मतलब नवाब साहब ने खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ ऐसे पहुंचे जैसे वाकई में उन्होंने सारे खीरे खाए हों, लेकिन खाए नहीं थे क्योंकि वो अपनी नवाबी शान दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका।
नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। यानी खीरे की तैयारी और जो इस्तेमाल किया उसी से वो बहुत ज़्यादा थक गए, लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम मतलब उनके आदर सम्मान में, जो उन्होंने किया था काम, तो उनके सम्मान में अपना जो है सिर झुकाना ही पड़ा कि ये है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। लेखक ऐसा सोचने लगा। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। यहाँ पर लेखक सोचने लगता है कि केवल खीरे के इस्तेमाल करने का जो ये तरीका नवाब साहब ने अपनाया, केवल खीरे की सुगंध से और स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो गए। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, जिसका कोई भी अस्तित्व ना हो, भौतिक अस्तित्व ना हो, यानी कि वो दिखाई ना दे, उसे कहा जाता है। और यहाँ पर नफीस का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया। ये सब उर्दू के शब्द हैं ना, ठीक है। सूक्ष्म यानी कि छोटा, ठीक है। तो लेखक वही कहना चाह रहा है कि जब नवाब साहब खीरे की केवल सुगंध से और स्वाद की कल्पना से ही इतने संतुष्ट हो सकते हैं, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उधर यानी कि पेट। अब लेखक यहाँ पर सोचने पर मजबूर है कि नवाब साहब ऐसे थक कर लेट गए कि मान लो सूंघने से ही उनका पेट भर गया हो। क्या वाकई में ये संभव है कि बस सूंघने भर से क्या वाकई पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। यानी उन्होंने मतलब डकार भी ली कि जैसे वाकई उनका पेट भर गया हो। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील मतलब आसानी से न पचने वाला, उसे शकील कहा जाता है। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब फिर कहने लगे कि खीरा बहुत लजीज तो होता है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं पचता और मैदे पर भी बोझ डालता है, यानी कि पेट पर भी हमारे बहुत बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। यहाँ पर लेखक अपनी बात कर रहा है। लेखक कह रहा है मेरी आंखें खुल गईं, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब कहानी जिस उद्देश्य से सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा था, वो उद्देश्य उसका पूरा हो गया। उसे अपनी कहानी के लिए जो है एक जो है मिल गया। क्या नवाब साहब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकती है, यानी केवल कल्पना से ही पेट भर सकता है और डकार आ सकती है। तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेखक यहाँ सोचने लगा यहाँ पर कि अगर नवाब साहब जो डकार ले सकते हैं, अपने उदर की तृप्ति कर सकते हैं, तो मैं बिना पात्र के, बिना किसी घटना के कहानी क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि बच्चों आमतौर पर ऐसा होता है, जब भी हम कोई कहानी लिखने जाते हैं, कोई भी कोई कहानी लिखने जाता है, तो हमें किसी न किसी घटना की ज़रूरत होती है। जब तक कोई घटना नहीं होगी तो हम उसकी कहानी क्या बनाएंगे? पात्र नहीं होंगे तो पात्रों का नाम क्या देंगे? किरदार कौन निभाएगा उस कहानी का? और उसके बारे में सोचना, तो इन मतलब घटना और पात्रों की तो आवश्यकता होती ही है किसी कहानी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर लेखक ने की एक नई उम्मीद सामने आई कि बिना विचार और बिना घटना, बिना पात्रों के भी केवल सोचने से ही कहानी बन सकती है। बच्चों, तो ये था लखनवी अंदाज पाठ का जो सार। और बच्चों, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।